नमस्कार प्यारे साथियों। विश्व इतिहास हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने इटली का जो साहित्य था वो पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इंग्लिश साहित्य पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी साहित्य पढ़ेंगे और कुछ जो है जो अन्य साहित्य में आ जाएगा, जिसमें कुछ एक विद्वान स्पेन के हैं, कुछ जो है पुर्तगाल के हैं, है ना। वो सारे हम देखेंगे, एक आधा डच है। ठीक है, तो आज साहित्य को हम पूरा कर लेंगे और फिर हम अगली क्लास में जो है चित्रकला को पूरा कर लेंगे और एक दिन में हम मूर्ति कला को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से जो है फिर हम विज्ञान पे चले जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पोर्शन है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। एक एक पोर्शन पे एक एक क्लास पूरी लगेगी, एक एक 1.5 घंटे की। ठीक है, तो जैसे साहित्य तो और भी ज़्यादा पढ़ा था, इसलिए साहित्य पे ज़्यादा क्लासें लग रही हैं। ठीक है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जल्दी से हम इसको पूरा करें, है ना। और मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, जैसे एक क्लास 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की समथिंग करेंगे। और अभी जो क्लासों में थोड़ी अनियमितता बनी हुई है वो फरवरी के 1-2 दिन और रहेगी। और मार्च के 1-2 मार्च से आपको रेगुलर क्लासें फिर मिलेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीएचडी के मेरे जो कार्य है उसमें बिजी हूँ, तो प्रॉपर टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, टाइम बहुत कम जुड़ता है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है हम भी थोड़े इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, फिर अपना क्यों अपना काम छोड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि 1-2 बच्चे जब रेगुलर देखते हैं तो फिर मन नहीं करता ऐसे में, है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, तो फिर यहाँ पे पढ़ाने का और इतनी मेहनत करने का कोई आनंद है, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कितने लोग देख रहे हैं रेगुलर, आप मुझे कमेंट करना, वरना फिर मैं जो है इसको एप्लीकेशन पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को पता तो चले कि इतने लोग देख रहे हैं, है ना। और ये नहीं कि मैं केवल यूं ही मेहनत कर रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे आके और कोई लोग देख ही नहीं रहे। तो क्योंकि बाद में कोई नहीं देखता, है ना, बस सब लेटेस्ट देखते हैं, है ना। तो पुरानी वीडियोस कोई नहीं देखता, क्योंकि यूट्यूब पे और भी बहुत सारी पड़ी है। ठीक है, तो मैं मेहनत तभी करूँगा तब आप लोग देख रहे होंगे, वरना मैं इसको जो है उस पर एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दूंगा, वहाँ पे 100, 150, 200 रुपये का चार्ज रखूँगा। फिर जो है आपकी मर्जी, आप देखो तो देखो, नहीं देखो तो नहीं देखो, क्योंकि वहाँ पे मेरा व्यूज़ और वॉच टाइम से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा वहाँ पे कि शेयर करो, वॉच टाइम बढ़ाओ। जो आपकी मर्जी, देखो तो देखो, नहीं देखो तो नहीं देखो, है ना। एप्लीकेशन पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। बस आप लोग यदि यहाँ पे प्यार प्रेम दिखाएंगे, अच्छा सहयोग देंगे, तो यूट्यूब पे ही चलते रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना फिर मैं इसको जो है एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दूंगा, वहाँ पे फिर क्लासें डालूंगा। ठीक है, चलिए, हम पढ़ेंगे आज अंग्रेजी साहित्य को। ठीक है, पुनर्जागरणकालीन साहित्य हम पढ़ रहे थे। पुनर्जागरण कालीन साहित्य, ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने इटली का साहित्य देख लिया था 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे आज हम देखेंगे अंग्रेजी साहित्य को। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य का मतलब अंग्रेजों ने जो लिखा, जो इंग्लैंड के थे, उन लोगों ने जो साहित्य लिखा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, इसलिए हम उस साहित्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश साहित्य में कई नाम हमको बड़े महत्वपूर्ण मिलते हैं, जिसमें जॉफ्री चौसर का नाम बहुत बड़ा नाम है। जॉफ्री चौसर, है ना। जॉफ्री चौसर जो थे वो अंग्रेजी काव्य के सॉरी पिता कहलाते हैं, जॉफ्री चौसर, है ना। सैक्सनी भाषा में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे जॉफ्री चौसर ने, और बड़े कमाल के व्यक्ति थे जॉफ्री चौसर, जिसने जो है एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था कैंटरबरी टेल्स, है ना, जिसमें उन्होंने जो संत गिरजाघर की यात्रा पर जाने वाले 30 यात्रियों का वर्णन किया था, है ना, जो कि कैंटरबरी नामक स्थान पर वो चर्च था, इसलिए इसको कैंटरबरी टेल्स कहते हैं, है ना। इसके अलावा इन्होंने ट्रायल्स एंड क्रीसेड नाम से एक और पुस्तक लिखी थी, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, एक एक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी साहित्य में क्या विशेषताएं रहीं इस साहित्य की, वो सारी विशेषताएं जो हमने इटालियन साहित्य में पढ़ी, या साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, वो सारी विशेषताएं इन लोगों की भी थी। ठीक है, इस समय के जितने भी विद्वान थे उन सब की एक ही विशेषता थी कि मध्यकाल का खंडन किया, आध्यात्मवाद को त्याग किया और भौतिकवादिता का समर्थन किया, है ना। और जो है
काल्पनिकता को हटाया, उसकी जगह पे तर्क की बात की, है ना। केवल दांते को जरूर आप मध्यकालीन जो शैली थी उस शैली का साहित्यकार कह सकते हैं। बाकी इटली का हो या इंग्लैंड का हो, इस काल के जो भी साहित्यकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, सभी ने मनुष्य के ऊपर लिखा। दांते ने जरूर मध्यकाल पे यानी आध्यात्मिकता पे लिखा था, वो मैंने दांते में बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया भी है, समझ में भी आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करें, मैं फिर उसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी साहित्य में पहला नाम जॉफ्री चौसर का मैं देता हूं और उसके बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जोफ्रे जोफ्रे या जोफ्री चौसर, ठीक है। जोफ्रे या जोफ्री चौसर ये नाम मिलता है, ठीक है। जोफ्रे या जोफ्री चौसर, एक तो इनकी बड़ी विशेषता ये है कि अंग्रेजी काव्य का पिता इनको कहा जाता है और सैक्सनी भाषा में इन्होंने अपनी रचना रची थी, ठीक है। तो इनकी उपाधि जो है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ओ सॉरी, ये पेन बदलना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्याही खराब कर रहा है। हाँ देखो, जोफ्री चौसर के बारे में एक बड़ी बात क्या है कि अंग्रेजी काव्य का जनक या पिता, अंग्रेजी काव्य का जनक या पिता कहा जाता है इनको, है ना, कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी काव्य का जनक या पिता इनको कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपना साहित्य किस भाषा में लिखा? सैक्सनी भाषा में लिखा, है ना, सैक्सनी भाषा में लिखा, ठीक है, सैक्सनी भाषा में लिखा। कारण, सैक्सनी भाषा लोकल भाषा थी और लोकल भाषा में ही साहित्य लिखा गया था, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि लोकल भाषा का जो साहित्य था वही लोगों को पसंद आया था, क्योंकि वो लोगों को समझ में आया था, इसलिए पसंद आया, है ना। और जब हम देखो, आज भी हमारे गांव में कंडीशन ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का यदि हम साहित्य यहाँ पढ़ाएं गांव वालों को, तो गांव वाले छोड़ो, एक ग्रेजुएट इंसान उसको नहीं समझ पाएगा। शेक्सपियर का साहित्य पढ़ाए तो नहीं समझ पाएगा, है ना, मतलब क्योंकि वो इंग्लिश भाषा में है, ठीक है। अब इंग्लिश भाषा वहाँ के लोगों की तो स्थानीय भाषा थी, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी जटिल है उस भाषा को समझना। लेकिन यहाँ के लोकल भाषा के साहित्यकारों को यदि हम पढ़ाएं तो उनको हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं ना। जैसे हमारे दौसा वाले क्षेत्र में एक लोकल साहित्यकार हैं, बहुत बड़े नाम हैं, जिनका नाम है धवलेराम मीणा। धवलेराम मीणा का साहित्य बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है, जिसने आज तक किताब उठा के नहीं देखी, अपना नाम लिखना नहीं जानता, उसके भी समझ में आती है बातें, है ना। और जैसे विष्णु मीणा है जो पचवारा गीत गाता है, और पचवारा गीत वो लिखते हैं, गजब के उनका व्यक्तित्व है। मतलब वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है विष्णु मीणा, है ना, स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, अपना सिग्नेचर करना तक सही ढंग से नहीं जानते। उसके बावजूद उन्होंने मतलब सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, है ना। और वो एक ही कविता को आप 2 बार उससे सुनोगे ना तो वो अलग अलग तरीके से उसको सुनाएंगे। कारण क्या है कि वो लिखना नहीं जानते। अब लिखा होता तो एक ही शब्दों को, जैसे एक बार लिखा तो वो फिक्स हो गए कि ये शब्द इसमें आएंगे, तो वो उसको हम रट लेते हैं। लेकिन उनका क्या समझा हुआ मामला है, वो एक कविता को लिखते नहीं है, वो बस केवल बोल के सुनाते हैं सीधा, है ना, डायरेक्ट ही। तो जब डायरेक्ट बोल के सुना रहे हैं कंसेप्ट के आधार पे, तो हर बार उनके कुछ जो शब्दावली होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते, वो हर बार अलग आती है। ये विशेषता है उनकी, क्यों? और उनका साहित्य को प्रत्येक अनपढ़ आदमी समझता है। हमारे यहाँ का दौसा का, और जो दौसा की जो खासकर लालसोट तहसील है वहाँ का, उसको पचवारा साहित्य बोलते हैं। तो वो अच्छे से समझ में आता है, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आता वो साहित्य, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको वो शब्दावली का पता नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है ना। और वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो शब्दावली है उसी का इस्तेमाल करते हैं, जो आम दिन वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मार के सुन सकते हैं, विष्णु मीणा पचवारा गीत, इतना बोल देना, विष्णु मीणा के सदाबहार गाने, इतने आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, फिर सुनना आप,
ठीक है। वैसे धवलेराम मीना को सुनोगे और भी मजा आएगा। उनकी रचनाओं में एक निश्चित छंद का प्रयोग होता है ना। गजब का साहित्य धवलेराम ने लिखा है, और धवलेराम को ढूंढाड़ी का कालिदास भी कहा जाता है ना। ढूंढाड़ी भाषा का कालिदास धवलेराम जी को माना जाता है, आप सुन सकते हैं और काफ़ी मज़ा आता है उनके साहित्य में, ठीक है। तो ये खास बात होती है स्थानीय साहित्य की, कि अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए आप स्थानीय भाषा में लिखिए, ताकि वो लोग उसको अच्छे से समझ सकें कि क्या कहा क्या जा रहा है ना। और जब समझेंगे तो फिर उसके प्रति रुचि पैदा होगी, उसको फिर फॉलो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा साहित्य लिख रहे हैं जिसको सिर्फ एक उच्च वर्ग ही समझ पा रहा है, बहुत लेवल का साहित्य लिख रहे हो आप, तो उन लोगों को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है जो उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो तो विद्वान हैं, विद्वान लोग ही उस साहित्य को समझ रहे हैं, और विद्वानों को हम क्या समझाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्यों लिख रहे हो, आप लिखो ऐसे लोगों के लिए जो अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, और उनको आपका साहित्य समझ में आना चाहिए, ताकि उनके अंदर कोई परिवर्तन हो और वो अपनी मूर्खता का त्याग करके और बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर हों, है ना। तभी तो साहित्य समाज का दर्पण बन पाएगा, वरना साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बन पाएगा, और फिर साहित्य की जो प्रासंगिकता है वही नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ऐसा साहित्य लिखना चाहिए जो प्रासंगिक हो, यानी कि आम आदमी के समझ में आए, वही साहित्य प्रासंगिक होता है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने जो है सैक्सनी भाषा में लिखा। आम भाषा थी, आम भाषा क्यों थी, क्योंकि आम भाषा में ही लोग समझ पा रहे थे, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचना की मैं बात करूं तो प्रसिद्ध रचना है ना, उफ़ो, प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाओं में एक नंबर पे कैंटरबरी टेल्स हम लिखते हैं। कैंटरबरी, ये कैंटरबरी है ना, कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स जो है ये रचना है इनकी। ये संत पॉल के गिरजाघर पे जो कैंटरबरी में था, उसकी यात्रा पर जाने वाले 30 जो यात्री थे उनका वर्णन इसमें दिया है, ठीक है। तो बड़ा गजब का है ये साहित्य, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि संत पॉल के गिरजाघर की यात्रा पर निकले 30 यात्रियों का वर्णन इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, ठीक है। और ये जो गिरजाघर है ये कहाँ पड़ता है, कैंटरबरी में पड़ता है ना, कैंटरबरी में पड़ता है। ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है कैंटरबरी, ठीक है, सॉरी। तो ये है कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और कई बार जो है यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कैंटरबरी से भी, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है टॉयल्स एंड क्रीसेड, है ना। इनकी दूसरी रचना क्या है, दूसरी रचना के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। दूसरी रचना है ट्रायल्स, या ट्रायल्स भी मिल जाता है, ट्रायल्स एंड क्रीसेड, है ना, ट्रायल्स एंड क्रीसेड। ये ध्यान रखना, ट्रायल्स एंड सॉरी, हाँ, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा जो है वो शेक्सपियर की रचना है, जबकि ये क्या है, ट्रायल्स एंड क्रीसेड, है ना। क्रीसेड और क्रेसिडा, इसका ध्यान रखना बस, है ना। क्रेसिडा जो है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा वो रचना है क्रेसिडा शेक्सपियर के। मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन है ना। एक रचना का नाम मिलता है, सेम नाम है, बिल्कुल हल्का सा फर्क है, ट्रायल्स एंड वो है क्रीसेड, और ये है क्रेसिडा, सॉरी, क्रेसिडा,
बस इतना सा अंतर है, इस शब्द में ही अंतर है ना। इस शब्द में भी क्या मात्राओं में अंतर है, शब्द सेम ही है ना। ये रचना किसकी है, ये रचना है विलियम शेक्सपियर की, है ना, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की ये रचना है और इसमें अक्सर अच्छे अच्छे विद्वान जो हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं। कई जो नामी कोचिंगें हैं उन्होंने भी यहाँ पे गफलत कर रखी है और लोगों को पता नहीं है कि क्या अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं, इसमें एक इन्होंने एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े का उल्लेख किया है और ट्रोजन युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया है विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने किसका वर्णन किया है इसमें, ट्रोजन युद्ध का वर्णन, ट्रोजन युद्ध का वर्णन जो है इसमें मिलता है। और इसमें इन्होंने जो वर्णन किया है वो एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े का वर्णन किया है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्रेमी प्रेमिका के एक जोड़े का वर्णन किया है ना, एक जोड़े का वर्णन किया है, ठीक है, किया। तो देखो ये प्रेमी प्रेमिका के जोड़े का वर्णन इसमें भी है और शायद उसी को लेकर ये ट्रोजन का युद्ध लड़ा गया था, है ना। तो उसके बारे में बात दोनों ने ही की है ना, शेक्सपियर ने भी की है और ये हमारे क्या नाम से हैं जोफ्री चौसर उन्होंने भी की है, ठीक है। अब देखिए इन रचनाओं को आप देख रहे होंगे कि मनुष्य के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए इनके ऊपर लिखा जा रहा है ना। जैसे मैंने दांते में भी बताया, बिएट्रिस के लिए उन्होंने लिखा, पेट्रार्क की बात की तो उन्होंने भी जो है लोरा के लिए प्रेम गीत लिखे, है ना। तो कहने का मतलब मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है ना। यही था पुनर्जागरण, बस इसी से आप पुनर्जागरण की विशेषताओं को और निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी प्रकार की जो है गलती आप लोगों से होनी नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये हमारे जोफ्री चौसर हो जाते हैं पूरे। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं अब अगला जो साहित्यकार है उसकी बात कर लेता हूं, टॉमस मूर की बात कर लेता हूं, जिन्होंने यूटोपिया, है ना, डायलॉग और अपोलॉजी जैसे ग्रंथ लिखे थे। यूटोपिया में जो है टॉमस मूर ने जो यूटोपिया लिखी उसमें उन्होंने एक आदर्श काल्पनिक राज्य की बात की, है ना। एक काल्पनिक राज्य है जो आदर्श स्थिति को है, आदर्श स्थिति को प्राप्त राज्य है ना। आदर्श स्थिति का मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें मान लो जैसे गांधी जी ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, एक राम राज्य की कल्पना की, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांधी जी ने ऐसे राज्य की कल्पना की। यानी गांधी जी का जो राम राज्य है वो एक काल्पनिक है ना, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा राज्य कभी स्थापित होगा। कैसा राज्य था गांधी जी का राम राज्य, जिसमें किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, है ना। व्यक्ति स्वयं का शासक स्वयं होगा, कुछ गलत करेगा ही नहीं तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और गलत नहीं करेंगे तो न्याय प्रणाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और सब कुछ गलत होगा ही नहीं तो आपको किसी प्रकार के कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा राज्य गांधी जी के नज़र में राम राज्य था, लेकिन ये कब पॉसिबल है। लेकिन ऐसे ही एक आदर्श राज्य की कल्पना, काल्पनिक एक राज्य की कल्पना की टॉमस मूर ने और यूटोपिया नामक पुस्तक में उसको लिखा। और उसमें तत्कालीन जो इंग्लैंड की जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक बुराइयां उस समय में फैल रही थी, जो आर्थिक दोष थे, उन सब का वहाँ पे जमकर जो उल्लेख किया। और इस प्रकार जब एक राज्य की वास्तविक स्थिति का चरित्र चित्रण किया गया तो चूंकि उस समय पोप का इनका अधिकार था, आम आदमी को इतने अधिकार नहीं थे, तो पोप ने जो है इनको मृत्यु दंड दे दिया था ना। बड़ा पोप का कोप भाजन बढ़ना पड़ा और मृत्यु दंड झेलना पड़ा। लेकिन बंदी ने सत्य लिखा, उस जमाने के समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको उजागर किया, जो आर्थिक दोष थे उनको उजागर किया, ठीक है, भले ही अपने प्राण गंवाने पड़े। तो वो हम पढ़ेंगे, है ना। आप इसको उतारें, मैं इसको जो है मिटा देता हूँ क्योंकि पूरा आएगा नहीं। जोफ्री चौसर हमारा हो गए हैं। मैं अब टॉमस मूर की बात कर लेता हूँ, दूसरे नंबर के साहित्यकार, है ना, टॉमस मूर, ठीक है। आपको ये बढ़िया से उतारना है और बढ़िया नोट्स बनाते जाइए विद्यार्थियों, ठीक है।
चलिए, ये मैंने इसको मिटा दिया और आगे की बात करते हैं। अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम पुर्तगाली साहित्य करेंगे और फिर एक आधा साहित्यकार हैं अन्य में, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरे नंबर का साहित्यकार हम पढ़ेंगे टॉमस मूर, ठीक है। टॉमस, टॉमस या इसको थॉमस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मूर, ठीक है। टॉमस, टॉमस या थॉमस मूर, ठीक है, एक ही बात है। ये अंग्रेजी के वर्णों को पढ़ने का बस थोड़ा सा जो है उच्चारण करने का तरीका अलग है, इसलिए टॉमस और थॉमस हो जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में वो प्रॉब्लम नहीं आती। हिंदी की जो लिपि है और जो उच्चारण है वो हमेशा सेम होता है ना, लेकिन अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड आ जाते हैं, हिंदी में साइलेंट वर्ड नहीं आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। खैर चलो, टॉमस मूर के बारे में हम लिखेंगे तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसके बारे में मैं लिखता हूँ। यूटोपिया बड़ी प्रसिद्ध रचना है, यूटोपिया, ठीक है। एक तो यूटोपिया है, एक है इनकी अपोलॉजी, है ना, अपोलॉजी, और एक है इनकी डायलॉग, ठीक है, डायलॉग। तो ये तीन बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें यूटोपिया सबसे महत्वपूर्ण रचना है, यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया में इन्होंने क्या किया है, एक आदर्श, जब मैंने बोल के बता ही दिया, मैं सीधा लिखता ही हूँ। यूटोपिया में एक, इसमें एक काल्पनिक, काल्पनिक आदर्श राज्य, आदर्श राज्य व आदर्श समाज, व आदर्श समाज का चित्रण किया है, का चित्रण किया, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या है कि तत्कालीन, तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, तत्कालीन सामाजिक बुराई व आर्थिक दोष, व आर्थिक दोषों का उल्लेख किया है, ठीक है। तत्कालीन जो आर्थिक दोष हैं, सामाजिक बुराई हैं, उनका उल्लेख भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये इसमें मिलता है। और जब इसने देखो आर्थिक दोषों की बात की, सामाजिक बुराई की बात की, तो इसके कारण पोप जो था वो सॉरी, वो बड़ा रुष्ट हुआ इनसे और इनको मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। इस कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस कारण, है ना, इस कारण इनको, इस कारण इनको पोप का कोप भाजन बनना पड़ा, पोप का कोप भाजन, पोप का कोप भाजन बनना पड़ा, बनना पड़ा, तथा मृत्युदंड झेला, मृत्युदंड झेला, ठीक है। ये हाल था। बताइए, आज के ज़माने में कम से कम हम बेबाक तरीके से बोल तो सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम बोल सकते हैं, इतनी आज़ादी है हमें। कोई भी आप उठा के देख लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो यूट्यूब के माध्यम से और किसी भी नेता को कुछ भी कह देते हैं, है ना। वैसे हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन फिर भी हम जो है, हमारे जो नेता हैं, हमारे देश के जो मुख्य शासक हैं, सम्राट हैं, उसके खिलाफ भी हम बोल सकते हैं यदि वो कुछ गलत करे तो, यदि वो किसी के अधिकारों का हनन करे तो, यदि वो अपने अधिकारों से परे बात करे तो, है ना। लेकिन उस जमाने में सत्य कहने पर भी मृत्युदंड झेलना पड़ गया और फिर भी लोग रुके नहीं और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ उपाय नहीं अपनाए, है ना। साहित्य लिखा, निबंध लिखे, भाषण दिए। अभी जब हम धर्म सुधार पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा इन लोगों के बारे में बढ़िया से, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों टॉमस मूर, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इनके बारे में कोई खासा जानकारी मिलती नहीं है, ठीक है। टॉमस मूर हो गए। तीसरे नंबर पे मैं एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना थोड़ा। वो नाम है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा नाम है। जो बंदा
इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन की है, उसको पता है कि ये नाम कितना महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम क्या ही लिखें, इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कि हमें किताबों के नाम याद नहीं होते और ये इतनी किताबें लिख के चले गए। आप सोचिए, अभी मैं बताता हूँ इनके बारे में, देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है ना। इनके प्रमुख रचनाएं जो हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रमुख रचनाएं, ठीक है। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में देखिए क्या क्या आएंगी, जैसे हेमलेट है ना, हेमलेट, मैकबेथ, मैकबेथ, हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, किंग लियर, ओथेलो, ओथेलो, ठीक है। हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, है ना, मिडनाइट समर, मिड समर एट नाइट्स, है ना, मिड समर एट नाइट्स, मिड समर एट नाइट्स, ठीक है। और रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो मैंने ये लिखी, और भी मेरे को याद नहीं आ रही होगी। एक रचना हम पहले ही लिख चुके थे, है ना, ट्रायल्स एंड क्रेसेड, है ना, क्रेसेड, ठीक है, वो भी इन्हीं की रचना है। बहुत सारी रचना है इनकी, है ना। ट्वेल्थ नाइट है, द टेम्पेस्ट है ना, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो मैं और यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्वेल्थ नाइट्स, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द टेम्पेस्ट, ठीक है, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट्स, द टेम्पेस्ट, ये इतनी सारी रचनाएं हैं इनकी। और भी बहुत हैं, आप सर्च मार के देखोगे, गूगल वगैरह करोगे तो बहुत लाइन लग जाएगी। और सभी रचनाएं इनकी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है ना, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इनको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। और ये जो महारानी एलिजाबेथ थी, ब्रिटेन की रानी, उस समय ये हुए थे। और ब्रिटेन में उस समय का जो काल था वो गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहलाता था। एलिजाबेथ का काल, क्यों, इतने बड़े विद्वान हुए थे, विलियम शेक्सपियर, इसके साथ में एक जॉनसन और मार्लो नाम के 2 विद्वान और थे, सॉरी, और ये तीनों विद्वान एलिजाबेथ के काल में हुआ करते थे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, देखो एक तो विलियम शेक्सपियर हो गए, इसके अलावा एक नाम और मिलता है जॉनसन का, है ना, जॉनसन, और एक नाम मिलता है मार्लो का, मार्लो, ठीक है। सॉरी, तो ये जो तीनों हैं, उक्त तीनों का काल, है ना, सॉरी, ये तीनों एलिजाबेथ के काल में थे, एलिजाबेथ के काल में हुए, सॉरी, सॉरी, ये तीनों विद्वान एलिजाबेथ के काल में हुए, इसलिए ये बड़े साहित्य के शौकीन थे। इसलिए एलिजाबेथ का जो काल है वो गाने वाली चिड़िया का काल कहलाता है, ठीक है। किसका काल कहलाता है? गाने वाली चिड़िया का काल। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गाने वाली चिड़िया का घोंसला, इसका जो शासन था वो गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहलाता था। ये ध्यान रखना ना, घोंसला, ठीक है।
ये जो मार्लो है ना, इनकी तो कुछ रचनाएं भी मिलती हैं। जैसे इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो तैमूर लंग द ग्रेट, है ना, तैमूर लंग द ग्रेट, तैमूर लंग के ऊपर इसने रचना की एक। दूसरी की एडवर्ड सेकंड पर, एडवर्ड सेकंड के नाम से की, ठीक है। तैमूर लंग द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, द जू ऑफ माल्टा, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द जू ऑफ माल्टा, ठीक है, माल्टा है ये, द जू ऑफ माल्टा। इसके अलावा एक नाम और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 4 नंबर पे, डॉक्टर फोस्टस, है ना, डॉक्टर डॉक्टर फोस्टस, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं मार्लो की। जॉनसन की रचनाओं के बारे में ज़्यादा नाम नहीं मिलता, ठीक है। तो इनको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। कई बार मार्लो के बारे में पूछ लिया जाता है ना। मार्लो, जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, ये तीनों एलिजाबेथ के दरबार के विद्वान थे, ठीक है, उसके काल के थे। तो इस कारण एलिजाबेथ का जो शासनकाल है वो गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहलाता है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इनकी जो रचनाएं हैं, खासकर शेक्सपियर की रचनाएं आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। मिड समर एट नाइट्स, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस खूब पूछी जाती है। हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, है ना, खूब पूछी जाती है। द टेम्पेस्ट है ना, ये खूब जो है पूछी जाती है। तो ये कुछ अंग्रेजी साहित्यकार थे। इसके अलावा और भी हमको नाम मिलते हैं। जैसे एक बड़े नाम मिलते हैं, उनका नाम है फेरी क्वीन, जो उन्होंने रचना की थी, एडमंड स्पेंसर, है ना। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन की रचना की, जिसमें जो उस समय के जो राजकुमार राजकुमारियां थी उनके बारे में वर्णन मिलता है। साथ में ही उनमें यह वर्णन भी मिलता है कि मध्यकाल में और कौन कौन से खेल कूद प्रचलन में थे, जो टूर्नामेंट होते थे, खेल तमाशे होते थे, उसकी जानकारी भी फेरी क्वीन में हमको मिलती है, ठीक है। तो मैं एडमंड स्पेंसर की बात करना चाहूँगा, आप इसको उतारें और मैं अगली स्लाइड पे उसकी बात करता हूँ, ठीक है। अगली स्लाइड में क्या, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। एडमंड स्पेंसर में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर जो है हम इंग्लिश साहित्य हमारा पूरा हो जाएगा ना। तो 3 की मैंने बात की, चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, चौथा जो साहित्यकार लिखना चाहूँगा चौथे नंबर पे, वो मैं लिखूँगा एडमंड स्पेंसर, है ना, एडमंड स्पेंसर। इसकी जो रचना है, रचना का नाम है फेरी क्वीन, है ना, फेरी क्वीन, है ना। इसमें 2 बातें प्रमुख रूप से मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? पहली तो जो राजकुमार राजकुमारियां थी उनके बारे में, है ना, राजकुमार राजकुमारियां, है ना, उनकी जानकारी मिलती है। और दूसरा इसमें जानकारी मिलती है मध्यकालीन खेलकूद व तमाशों की जानकारी मिलती है, ठीक है। मध्यकालीन खेलकूद व तमाशों की जानकारी मिलती है फेरी क्वीन से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है एडमंड स्पेंसर में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो अंग्रेजी साहित्यकार हुए पुनर्जागरण काल के दौरान, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें भी मैंने तो चंद नाम बताए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब हम अगला जो साहित्य है, फ्रांसीसी साहित्य, उसकी बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी साहित्य में ज़्यादा नाम नहीं है, कुछ एक ही नाम मिलते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे, आप इसको उतारें और अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों, अपने आप में बहुत सफिशिएंट मैटर है, अच्छे से इसको तैयार करना, आपके सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य हमारा पूरा हो गया। अब हम अगला जो साहित्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, फ्रांसीसी साहित्य, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी साहित्य भी, है ना। रेबेलास जैसे विद्वान वहां पे हुए हैं, रेबेलास का बड़ा नाम है। चलिए ये मैंने मिटा दिया और अब हम फ्रांसीसी साहित्य की बात कर लेते हैं।
तो विद्यार्थियों, फ्रांसीसी साहित्य में रेबेलास का नाम है, मॉन्टेन का नाम है ना, मार्सिग्लियो का नाम है। इतने ही नाम मिलते हैं, बहुत अधिक नहीं है। फ्रांसीसी साहित्य, फ्रांसीसी साहित्य, ठीक है। विशेषताएं वही हैं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेबेलास, रेबेलास फ्रांसीसी साहित्यकार हुए जिन्होंने महान गरगंतुआ नामक एक पुस्तक लिखी, ठीक है। महान गरगंतुओं का महान इतिहास, कुछ इस नाम से एक पुस्तक चलती है इनकी, है ना। हेरोइक डीड्स ऑफ पेंटा अल गरगंतुआ पेंटा ग्रल, कुछ इस नाम से पुस्तक चलती है ना। हेरोइक डीड्स ऑफ गरगंतुआ पेंटागरुवल, हाँ। इनकी जो बड़ी पुस्तक है उसका नाम है हेरोइक हेरोइक डीड्स ऑफ गरगंतुआ गरगंतुआ पेंटागरुवल, है ना, पेंटागरुवल ये नाम है, ठीक है। हेरोइक डीड्स ऑफ गरगंतुआ पेंटागरुवल, ये पुस्तक लिखी थी किसने? सॉरी, रेबेलास ने लिखी थी। और ये पुस्तक एक नया संदेश कहलाई, है ना। क्या कहलाई थी? यह नया संदेश कहलाई थी, है ना। यह पुस्तक, या मैं लिखूं रचना, यह रचना नया संदेश कहलाई थी, नया संदेश कहलाई। यह रचना नया संदेश कहलाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दरअसल नया संदेश तो थी ही, जब इंसान के बारे में पहली बार बात की जा रही थी तो नया संदेश तो होनी ही थी। बहुत सारे लोगों को इन रचनाओं ने जो है प्रभावित सॉरी किया था, ठीक है। तो ये रेबेलास में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा मार्सिग्लियो की मैं बात करूं, मार्सिग्लियो, है ना, मार्सिग्लियो ने एक बड़ी रचना की थी, डिफेंडर ऑफ पीस, है ना। इनकी जो रचना मिलती है वो मिलती है डिफेंडर ऑफ पीस, ठीक है। डिफेंडर ऑफ पीस ये रचना जो है मार्सिग्लियो की मिलती है, ठीक है। और इस रचना में मार्सिग्लियो ने जो है तत्कालीन जो धार्मिक व्यवस्था थी उसके ऊपर कटाक्ष किया था, पोप की आलोचना की थी, है ना। आप लिख सकते हैं पोप की आलोचना, ठीक है। धार्मिक कटाक्ष किया, धार्मिक कटाक्ष किया, ठीक है। और पोप की आलोचना की, पोप की आलोचना की, ठीक है। धार्मिक कटाक्ष किया, पोप की आलोचना की, ये सारी चीजें थी डिफेंडर ऑफ पीस में, ठीक है। इसके अलावा मॉन्टेन का नाम और मिलता है सॉरी, जिनको वोल्टेयर का अनुगामी माना जाता है। 3 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मॉन्टेन, बड़ा नाम है वोल्टेयर का, और वोल्टेयर की उपाधि देना बहुत बड़ी चीज है ना। तो वोल्टेयर का अनुगामी इनको माना जाता है, वोल्टेयर। जब प्रबोधन काल पढ़ेंगे तो मैं वोल्टेयर को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, है ना। वोल्टेयर का अनुगामी, वोल्टेयर का अनुगामी इनको माना जाता है। और इन्होंने जो है दुखांत नाटक लिखे थे, है ना। क्या लिखे थे? दुखांत नाटक व निबंध लिखे थे, है ना। दुखांत नाटक व निबंध लिखे थे मॉन्टेन ने, और वोल्टेयर का अनुगामी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे फ्रांसीसी साहित्य के जो प्रमुख प्रमुख नाम हैं, उनकी मैंने यहाँ पर बात की, ठीक है। एक
सॉरी, पाओलो एमिलियो नाम से एक विद्वान का नाम और मिलता है, पाओलो एमिलियो, है ना। वैसे फ्रांस के थे नहीं, पर रहते थे फ्रांस में, है ना। पाओलो पाओलो एमिलियो, है ना। पाओलो एमिलियो एक बड़े विद्वान का नाम मिलता है जो फ्रांसीसी दरबार में रहता था। इतालवी महान ये है ना, इटली का था। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इतालवी मानववादी थे, इतालवी मानववादी विचारक, है ना। इतालवी मानववादी विचारक थे और रहते कहाँ थे? फ्रांसीसी दरबार में रहते थे, ठीक है। फ्रांसीसी दरबार में रहते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जा सकता है कि पाओलो एमिलियो कहाँ रहते थे, तो फ्रांसीसी दरबार में। कहाँ के थे, तो इटली के थे, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कहाँ के थे, है ना। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान इटली से था, या निम्नलिखित में से कौन विद्वान फ्रांस से नहीं था, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रांसीसी साहित्य, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रांसीसी साहित्य में, ठीक है। और अब हम कुछ अन्य साहित्य की भी बात कर लेते हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। और अन्य साहित्य में हमको जो है एक दो नाम और मिलते हैं, जैसे सर्वेंटीज का नाम मिलता है, जिसने डॉन क्विक्सोट लिखा, है ना। स्पेन का वो बंदा था, गजब का साहित्य लिखा। आपने सुना होगा कि हर कुत्ते का अपना दिन आता है, एक जैसे पंख वाले एक साथ उड़ते हैं, है ना। खीर का प्रमाण खाने से है। ऐसी जो महान उक्तियां हैं वो सर्वेंटीज ने कही थी, जिसने एक प्रसिद्ध रचना भी की, डॉन क्विक्सोट, है ना। और ये स्पेन के थे, ठीक है। तो ये कुछ अन्य साहित्यकारों की मैं बात कर लेता हूँ, आप इसको उतारें और फिर हमारा जो साहित्यिक है पुनर्जागरणकालीन वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उतार लें, आपने उतार भी लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अन्य साहित्य की हम बात करेंगे अब, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो नाम ही है, ठीक है। फिर हम चित्रकला पे आ जाएंगे बस। अन्य साहित्य हम पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे? अन्य साहित्य, ठीक है। अन्य साहित्य में एक नंबर पे मैं यही सर्वेंटीज को ही करवाना चाहूंगा, सर्वेंटीज, ठीक है। सर्वेंटीज की रचना का नाम क्या है? डॉन क्विक्सोट। क्या नाम है? डॉन क्विक्सोट, ठीक है। डॉन क्विक्सोट ये रचना है इनकी, है ना, रचना की, ठीक है। डॉन क्विक्सोट रचना की। और इनकी प्रसिद्ध उक्ति, उक्ति उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है इनकी, उक्ति पूछी जाती है, ठीक है। उक्ति में क्या क्या इन्होंने कही कि खीर का प्रमाण खाने से है, एक, है ना। क्या कही? खीर का प्रमाण खाने से है, पहली उक्ति, ठीक है। दूसरी उक्ति इनकी है कि हर कुत्ते का अपना दिन आता है। अब इन्होंने पता नहीं कुत्ते की क्यों कही, हर कुत्ते का अपना दिन आता है ना। हर कुत्ते का अपना दिन आता है। और एक बात और कही थी इन्होंने कि एक जैसे पंख वाले, एक जैसे पंख वाले एक साथ उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं, ठीक है। एक जैसे पंख वाले एक साथ उड़ते हैं। तो ये तीनों बड़ी प्रसिद्ध उक्तियां हैं सर्वेंटीज की, जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार पूछ ली जाती हैं। सर्वेंटीज की उक्तियां स्पेन के थे, है ना। हाँ सॉरी, हाँ स्पेनिश थे ये ना, ये कहाँ के थे? स्पेनिश थे, स्पेनिश, है ना, यानी कि स्पेनवासी, स्पेनवासी थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे जो है स्पेन के ही एक बड़े विद्वान और हैं, उनका नाम हम ले सकते हैं। स्पेन,
हाँ, इरेस्मस स्पेन के नहीं थे, सॉरी। इरेस्मस थे हॉलैंड के। और स्पेन का एक नाम और मिलता है, बड़ा नाम है, लोप डी लोप डी वोगा। लोप डी वोगा का नाम और मिलता है, जिसकी रचना तो नहीं मिलती। लोप डी वोगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन स्पेन का निवासी था, तो आपको ध्यान रखना है स्पेनिश था, ये भी स्पेनिश थे। ठीक है, लोप डी वोगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे मैं अगला जो बंदा लिखूं यहाँ पे, तो बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है सवाल इससे पूछा जाता है, इरेस्मस से। इरेस्मस आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे ना, तो फर्स्ट ग्रेड का हो या प्रोफेसर का हो, सब में इससे सवाल पूछ रखा है इरेस्मस से, है ना। तो ये डच था, या मैं कहूँ हॉलैंड का निवासी था, है ना। हॉलैंड या डच, कैसे भी आ सकता है। और इनकी रचना जो है वो है इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व की प्रशंसा, है ना। मूर्खत्व की प्रशंसा, ठीक है। मूर्खत्व की प्रशंसा इन्होंने की, जिसमें जो है ये बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में लिखी है ना। व्यंग्यात्मक, जिसको हम बोलते हैं मजाकिया अंदाज, मजाकिया अंदाज में लिखी। ठीक है, सॉरी, जिसमें पॉप वगैरह इनकी जबरदस्त खिल्ली उड़ाई थी इसमें। ठीक है, ये जब हम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें आपको इरेस्मस के बारे में बहुत डिटेल से करवाऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें, इन द प्रेज ऑफ फॉली इनकी प्रसिद्ध रचना है, हॉलैंड वासी थे और इन्होंने जो है व्यंग्यात्मक लहजे में यह लिखी थी। ठीक है, 3 हो गए। चौथा मैं नाम यहाँ पे लिख दूं तो जो है केमोन्स का नाम आता है, केमोन्स, है ना। केमोन्स का बड़ा नाम है, जो कि पुर्तगीज थे। कौन थे? पुर्तगीज थे। और केमोन्स की रचना का जो नाम है वो है लूसियाड, है ना। क्या रचना है इनकी? लूसियाड। लूसियाड इनकी रचना है, लूसियाड, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की थी उसकी जानकारी भी इससे मिल जाती है, लूसियाड से। ठीक है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा, कहते हैं कि वास्को डी गामा ने जो खोज की थी उससे प्रभावित होकर ही केमोन्स ने लूसियाड ग्रंथ लिखा था, है ना। तो उस संदर्भ में मिलता है ना। तो वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए खोजे गए जल मार्ग की जानकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, लूसियाड हमने पढ़ लिया है। और ये जो अन्य साहित्य था वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है। अब हम अगली क्लास में करेंगे, वो हम पढ़ेंगे चित्रकला को। ठीक है, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पिछले पेपर उठा के देखना, चित्रकला से सवाल आया ही आया है। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहें और अच्छे से इसको तैयार करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और पिछले साल के पेपरों को हल करें, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।